हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी के पास अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास पर चीन ने जताई थी आपत्ति। अब भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे भारत ने क्या जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर भारत की G20 अध्यक्षता कल से ही शुरू, 100 स्मारकों पर होगा ये इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको G20 को लेकर दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां नॉर्थ ईस्ट में एलएसी पर चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को खदेड़ने के लिए सुखोई स्क्रैम्बल कर चुका है भारत। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर, तथा आपको हर तरह की जानकारी बताएंगे। और बताएंगे क्या पुरानी पेंशन शुरू करने जा रही है बीजेपी की सरकार। दोस्तों आरएसएस नेताओं ने वित्त मंत्री को क्या क्या शुरू करने की दी है सलाह, तो हर तरह की जानकारी के साथ आपको सरकारी नियम भी बताएंगे। तो आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, और भारत के दुश्मनों की इतनी ताकत नहीं कि भारत पर आंख उठाकर देख सके। और मोदी जी की वजह से विदेश नीति सबसे बेहतर हुई है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर एलएसी के पास अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास पर चीन ने जताई थी आपत्ति। अब भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बता दें उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 100 किलोमीटर दूर भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास से चीन को मिर्ची लगी है। दोस्तों सैन्य अभ्यास पर आपत्ति जताते हुए चीन ने इसका विरोध किया है। चीन ने संयुक्त भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास का विरोध किया और कहा कि ये नई दिल्ली और बीजिंग के बीच हस्ताक्षरित दो सीमा समझौते की भावना का उल्लंघन है। चीन की आपत्ति को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि युद्ध अभ्यास का 1993 के समझौते से कोई लेना देना ही नहीं है। चीन खुद समझौते का उल्लंघन करता है। उन्हें अभ्यास के अपने स्वयं के उल्लंघन के बारे में पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत बड़ा और सटीक जवाब भारत ने दिया है। आपको बता दें विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि चीन या किसी अन्य देश के पास भारत के सैन्य अभ्यास पर कोई अधिकार या वीटो नहीं है। भारत ने उत्तराखंड के ओली में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास अमेरिका के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास पर चीन की आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि वो ऐसे मुद्दों पर किसी तीसरे देश को वीटो नहीं दे सकता। जी हाँ दोस्तों, चीन पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं से कहा है कि ओली में अमेरिका के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का चीन के साथ 1993 और 1996 के समझौते से कोई लेना देना नहीं है। बागची ने कहा कि चूंकि चीनी पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है, ऐसे में मैं इस बात को रेखांकित करूंगा कि चीन को 1993 और 1996 के समझौते के उसके द्वारा किए गए उल्लंघन के बारे में स्वयं सोचना चाहिए। आखिर चाइना ने कितनी बार उस उल्लंघन को तोड़ा है, उसके बावजूद भी हमने कुछ नहीं कहा। और ऐसे में इस अभ्यास के लिए चाइना का भारत के साथ वो समझौता याद दिलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसे में दोस्तों भारत ने जिस प्रकार से करारा जवाब दिया है चाइना को, अब चाइना 100 बार सोचेगा भारत पर कटाक्ष करने से पहले। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आपकी जो भी राय हो चाइना के इस बयान को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत की G20 अध्यक्षता कल से ही हो गई शुरू, 100 स्मारकों पर होने जा रहा है ये इंतजाम। बता दें भारत गुरुवार से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच G20 समूह की अध्यक्षता शुरू कर चुका है। दोस्तों इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए G20 के लोगो को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों समेत 100 स्मारकों को 1 दिसंबर यानी कल से ही और 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया जाएगा। इन साइट्स में श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर से लेकर दिल्ली के लाल किला और तंजावुर के चोल मंदिर में भी खास रोशनी से जगमगाते रहेंगे। इन 100 स्थलों की सूची में दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा और पुराना किला, तो गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इस साल की अध्यक्षता के दौरान भारत 50 से ज्यादा शहरों में 32 विभिन्न क्षेत्रों के लिए काम कर रहे देशों की करीब 200 बैठकों की मेजबानी करेगा। अगले साल के इस शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो देश में आ रहे डिजिटल बदलाव को उजागर करने के साथ दुनिया में पर्यावरण के समुचित और सतत विकास के लिए सस्ती टेक्नोलॉजी मुहैया कराने पर भी जोर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जयशंकर जी का भी बयान आया है दोस्तों इस G20 को लेकर। कहा कि G20 अध्यक्षता में वैश्विक दक्षिण के हितों व चिंताओं पर रहेगा भारत का फोकस। बता दें भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से 2 दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मंगलवार को कहा था कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत का फोकस वैश्विक दक्षिण के हितों व चिंताओं पर रहेगा। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली वैश्विक दक्षिण के हितों और चिंताओं को दर्शाने के लिए G20 समूह की अध्यक्षता का उपयोग करना चाहेगी। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह मेजबानी किए गए वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम के दौरान
दौरान जयशंकर जी ने यह टिप्पणी की, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है। जी हाँ, ग्लोबल टेक समिट में ईएएम ने कहा है कि भारत G20 की अध्यक्षता का कई तरह से उपयोग करना चाहता है ताकि आज वैश्विक दक्षिण के हितों और चिंताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पहली बार है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है दोस्तों। ऐसे में पूरा विश्व और पूरा भारत G20 की इस अध्यक्षता पर भारत पर नजर बनाए हुए है दोस्तों, और हर कोई अपने भारत देश पर गर्व कर रहा है इस अध्यक्षता के लिए। क्या आप भी करते हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उस कमेंट में भारत सबसे बेहतर तरीके से अध्यक्षता करेगा, ये बात कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नॉर्थ ईस्ट में LAC पर चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ की बड़ी कोशिश खदेड़ने के लिए सुखोई स्क्रैम्बल कर चुका है भारत। आपको बताते हैं दरअसल नियंत्रण रेखा के आसपास चीनी ड्रोन्स की हरकतों को देखते हुए पूर्वोत्तर में सुखोई फाइटर विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। इन चाइनीज ड्रोन को खदेड़ने के लिए हाल फिलहाल में कई बार सुखोई फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल भी किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारतीय सीमा में चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ को रोकने के लिए असम के तेजपुर से भारत ने फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया है। बता दें कि फाइटर जेट के स्क्रैम्बल का मतलब है कि इन विमानों को हमले अथवा एक्शन के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार करना। सूत्रों का कहना है कि पूर्वोत्तर में कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इन चीनी ड्रोन्स को हर कीमत पर रोकने की आवश्यकता है ताकि चीन इन ड्रोन्स की मूवमेंट का हवाला देकर भविष्य में कोई दावा न करे। सूत्रों ने कहा है कि यदि चीनी ड्रोन्स LAC का समानांतर उड़ान भर रहे हैं तो दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत को इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर विमान या ड्रोन भारतीय क्षेत्र की ओर उड़ते हुए रडार द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं तो किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर घने कोहरे के बीच पाकिस्तान की सरजमी पर पहुंचे ऑन ड्यूटी BSF के हेड कांस्टेबल सुरक्षित लौटे। जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल भारत के अग्रिम मोर्चे पर लोहा लेने वाली सैन्य टुकड़ी है। BSF जवान हर हालात में 200% समर्पण के साथ देश सेवा में जुटे रहते हैं। इसी बीच एक जवान के गलती से पाकिस्तानी सीमा में जाने की खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में BSF ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद जवान को रिहा कर दिया गया। अबोहर सेक्टर में सीमा चौकी पूरन की 160 हैवी बटालियन के हेड कांस्टेबल हेमनाथ गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे जांच के लिए गश्ती कर रहे थे और इसी दौरान शून्य रेखा के पास वे अनजाने में पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। BSF के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि घने कोहरे के कारण कांस्टेबल भारत की सीमा क्रॉस कर पाकिस्तान पहुंच गए, जिन्हें बाद में फौरन रिहा भी किया गया। दरअसल सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद भारतीय सेना के जवान मुश्किल हालात में भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। कड़ाके की सर्दी के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवान घरों से हजारों मील दूर गश्ती करते हैं। इनकी जान हमेशा संकट में होती है। हालांकि इस मामले में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रेंजर्स ने भी इंसानियत दिखाई और BSF जवान के साथ अच्छा सलूक किया। BSF ने एक बयान में कहा है कि जवान सही सलामत अपनी सरजमी पर लौट आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले दोस्तों उस भारतीय BSF जवान के साहस के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद BSF लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और पाकिस्तानी रेंजर्स ने जिस प्रकार से इंसानियत दिखाई है दोस्तों, अगर कोई अच्छा कार्य करता है दोस्तों तो उसको भारत सराहता भी है। यही भारत की खूबी है कि अगर दुश्मन भी अच्छा है तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस पाकिस्तानी रेंजर्स को लेकर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, कहा हमारे खिलाफ बने गुट में भारत को खींचने की कोशिश कर रहे हैं नाटो देश। जी हाँ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर आरोप लगाया है कि वो भारत को रशिया के खिलाफ वाले गुट में घसीटने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिमी देश भारत का सहारा लेना चाह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन की तरह नाटो और पश्चिमी देश साउथ चाइना सी के बहाने चीन के आसपास माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे रशिया को भी खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि इस तरह के उकसावों को चीन कितनी गंभीरता से लेता है। साउथ चाइना सी और ताइवान में टेंशन बढ़ाकर नाटो देश आग से खेल रहे हैं। रशिया और चीन के बीच मिलिट्री कॉर्पोरेशन बढ़ने की एक वजह साउथ चाइना सी में लगातार खराब हो रहे हालात भी हैं। उन्होंने कहा है कि सब लोग जान चुके हैं कि नाटो के सदस्य अमेरिका की लीडरशिप में कैसे साउथ चाइना सी में खतरनाक हालात बना रहे हैं। हालांकि इसको लेकर उन्होंने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर ऑकस संगठन पर था और इस संगठन में अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ इसी से जुड़ी, जहां पर भारत से दुश्मनी पाकिस्तान को पड़ी भारी। रशिया ने डिस्काउंट पर कच्चा तेल देने से कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, तेल पर भारत जैसी राहत लेने चला था पाकिस्तान, रशिया ने दे दिया तगड़ा वाला झटका। महंगाई से जूझ रहा
जी हाँ, रशिया ने पाकिस्तान को डिस्काउंटेड कीमत पर ईंधन देने से मना कर दिया है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत में कच्चे तेल पर 30 से 40% की छूट की मांग की थी, जिससे रशिया ने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल रशिया के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चाहा था कि रशिया उन्हें डिस्काउंटेड कीमत पर ईंधन देगा, लेकिन मना किए जाने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल में पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक, पेट्रोलियम सचिव मोहम्मद महमूद, मॉस्को में पाकिस्तान के दूतावास में संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी शामिल थे। रूसी अधिकारियों के साथ बुधवार को वार्ता के दौरान उन्होंने ये मांग रखी थी। इसमें कहा गया है कि वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने डिस्काउंट पर ईंधन देने से तो मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से रूसी अधिकारियों ने कहा है कि वे पहले कराची से लाहौर पंजाब तक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की प्रमुख परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर A4 क्रांति से डरे शी जिनपिंग, सफेद कागज वाले प्रदर्शन से चीन में आखिर क्यों मच गया हड़कंप, बता दें। लंबे अरसे बाद पड़ोसी देश चीन में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल के दिनों में चीन की कठोर जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर लोग कई शहरों में सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। जिनपिंग सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन केवल चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसे व्यापक रूप से चीन सहित दुनिया भर में श्वेत पत्र क्रांति कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को सफेद A4 साइज के कागज की ब्लैंक शीट पकड़े हुए देखा गया है। चीन की सड़कों पर महिलाएं और पुरुष अपने हाथों में A4 साइज का खाली पेपर लिए घूम रही हैं। कई प्रदर्शनकारी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अंत की मांग कर रहे हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चीन में शायद ही कभी होते हैं, क्योंकि चीन में अक्सर सार्वजनिक असंतोष को जल्दी से दबा दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वालों को रातों रात उठा लिया जाता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन में विरोध प्रदर्शन की वजह महीनों लंबे लॉकडाउन को बताया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे जो हमारी खबरों से जुड़े रहते हैं, डेली देखते हैं हमारी खबर को। इसी साल नवंबर में शिनजियांग के उरुमुकी में एक इमारत में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये शहर लगभग 100 दिनों से लॉकडाउन में लगा हुआ था। लोगों ने इन मौतों के लिए चीन के क्रूर लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन एक चीनी अधिकारी ने इस घटना के लिए वहां के निवासियों को दोषी ठहराया। बस यहीं से मामला और बिगड़ गया और मामला ने आग पकड़ा, जिसके बाद सबसे पहले शिनजियांग में विरोध शुरू हुआ और फिर अंततः बिंगिंग, शंघाई, चेंगदू, वुहान, लांझोउ और नानजिंग में फैल गया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर चीन के BRI को एशिया में ऐसे मात देगा अपना भारत। आपको बता दे कैसे और कौन से सीक्रेट प्लान पर काम कर रही है अपनी मोदी सरकार। जी हाँ, 2018 में चीन ने मालदीव के बिखरे द्वीपों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण के लिए पूरी फंडिंग चीनी बैंक ने दी थी। 2 किलोमीटर लंबे इस सीने माले पुल का इस्तेमाल राजधानी माले को उसके हवाई अड्डे वाली द्वीप से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। कई द्वीपों को एक साथ जोड़ने वाला ये पुल हिंद महासागर में चीन के $multi-billion के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोग्राम का प्रतीक है। चीन के मालदीव जैसे कई पुलों, सड़कों, बंदरगाहों और रेल नेटवर्क का निर्माण दुनिया भर के अलग अलग देशों में किया गया है। अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन तेजी से अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है। चीन शी जिनपिंग के इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए चीन तेजी से दुनिया भर में गरीब देशों का निशाना बना रहा है, और ये वही BRI है जिसने पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस जैसे देशों को आर्थिक गुलाम बना लिया है। हालांकि भारत ने अब चीन के इस कर्ज देकर गुलाम बनाने वाली परियोजना की काट खोज ली है। दोस्तों, भारत ने चीन की चाल को नाकाम करने के लिए दक्षिण एशियाई मित्र देशों में तेजी से निवेश बढ़ाया है। न सिर्फ श्रीलंका बल्कि भारत ने मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों में भी निवेश को बढ़ा दिया है। भारत ऋण और अनुदान के साथ शाहपुरजी पल्लोनजी समूह के संचालित एक परियोजना में $500 मिलियन की लागत से बनने वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यही एक बढ़िया और मात्र गजब तरीका है दोस्तों, जिससे चाइना को मात दिया जा सकता है चीन के इस BRI प्रोजेक्ट को। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां भारत के साथ अफगानिस्तान की होगी नई शुरुआत। रुके प्रोजेक्ट्स पर फिर से होगा काम। जी हाँ, बोली तालिबानी सरकार। बता दें, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि भारत उनके देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 रुकी हुई परियोजनाओं पर फिर से काम शुरू करेगा। जून में भारत ने काबुल में अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करके काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति फिर से स्थापित की है। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इस
उसके बाद भारत ने दूतावास से अपने अफसरों को बुला लिया वापस। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस साल अगस्त में कहा कि देश में भारत की राजनयिक उपस्थिति नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और नई शुरुआत की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर भरा नहीं 1971 का जख्म, बिलावल भुट्टो ने सेना पर फोड़ा हार का ठीकरा। जी हाँ दोस्तों, आधी सदी बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान भारत का दिया वो जख्म भुला नहीं पा रहा है जो कि 1971 में दिया गया था। अब हाल ये है कि सियासी और सैन्य पक्ष एक दूसरे पर इस हार का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 1971 की हार सेना की एक प्रचंड विफलता थी। आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस हार का ठीकरा राजनेताओं पर फोड़ा था। बिलावल के इस बयान को उसी का जवाब माना जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 55वें स्थापना दिवस के मौके पर बिलावल भुट्टो ने अपने दादा जुल्फिकार अली भुट्टो को याद किया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने तब सत्ता संभाली थी जब पाकिस्तान की आवाम सारी उम्मीदें खो चुकी थी। उन्होंने राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया, आत्मविश्वास लौटाया और 90,000 सैनिकों को वापस लाए जिन्हें सैन्य विफलता की वजह से युद्ध बंदी बना लिया गया था। तब ये सब तभी संभव हो पाया जब राजनीतिक उम्मीदें थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार। 1971 वाले जख्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन के डोनेट्स्क में भीषण लड़ाई, नाटो की बैठक पर बोला रशिया परमाणु शक्ति से ना भिड़े। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रशिया ने अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो संगठन को खुली चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि परमाणु शक्तियों को आपस में भिड़ने से बचना चाहिए। रूस की तरफ से ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन के डोनेट्स्क में उसने भीषण बमबारी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने बुधवार को कहा कि हफ्तों पहले जल्दबाजी में पीछे हटने के बाद रूसी सेना खैरसान में फिर से जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस देश के दक्षिण में अपने भयंकर हमले को जारी रखे हुए है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर नजर रखेगी तीसरी आंख, बीएसएफ की खास गाड़ी पकड़ेगी पाकिस्तानी ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्विलांस के लिए बीएसएफ द्वारा तीसरी आंख का इस्तेमाल शुरू किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के 2290 किलोमीटर लंबे इस हिस्से पर CIBMS के जरिए सर्विलांस की तैयारी है और इसका भी रोड मैप तैयार है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन का पता लगाने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम ADS लगे वाहनों की खरीद का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है। सीमा सुरक्षा बल को अगर ये सिस्टम मिल जाता है तो बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन का समय रहते पता लगाया जा सकता है। चूंकि ये सिस्टम वाहनों पर लगा होता है, ऐसे में ADS को इधर उधर ले जाने में आसानी होगी। इस सिस्टम की मदद से भारतीय सीमा में रात को या धुंध के दौरान आने वाले ड्रोन का भी पता लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर कह सकते हैं इजराइल जैसी निगरानी रखेगी अपनी भारत। जी हाँ दोस्तों, और इजराइल से भी ज्यादा एडवांस। ऐसे में इस नए भारत के एक्शन के लिए दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा भारतीय सेनाओं को। साथ ही साथ बढ़ते हैं और खबर की तरफ, जहां पर US एम्बेसी में मिला लेटर बम, पहले यूक्रेनी दूतावास में हुआ विस्फोट, राष्ट्रपति को भी भेजा विस्फोटक। बता दें स्पेन के मैड्रिड स्थित अमेरिकी दूतावास में एक संदिग्ध एनवेलप बरामद किया गया है, लिफाफा बरामद किया गया है जिसको पुलिस नियंत्रण में रखा गया है। बाद में इस लिफाफे को खोला गया जिसमें विस्फोटक डिवाइस भरे हुए थे। हैरानी की बात दोस्तों ये है कि इसी तरह के पैकेज स्पेन स्थित अन्य लोकेशंस पर भी भेजे गए थे। ये खबर ऐसे समय में आई है जब इसी तरह के एक पैकेज से यूक्रेनी दूतावास में विस्फोट हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इसी तरह के एक लेटर स्पेन के राष्ट्रपति को भी भेजा गया था जिसे समय रहते नष्ट कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतावास से हालिया बरामद पैकेज को भी अधिकारियों ने खोला और उसे नष्ट कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में पोस्टल पैकेज में छुपाए गए इसी तरह के विस्फोटक डिवाइस कई लोकेशंस पर भेजे गए हैं जिसमें स्पेन का रक्षा मंत्रालय भी था। बात करते हैं और खबर की, जहां पर गुजरात चुनाव में पहले फेज का मतदान हुआ खत्म, 89 सीटों पर 60% वोटिंग हुई। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए मतदान कल खत्म हो गया। मतदान करने का समय शाम 5 बजे तक का था। गुरुवार
गुरुवार यानी कल 1 दिसंबर को गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण के तहत वोटिंग हुई है। इसमें सौराष्ट्र कक्ष और दक्षिण हिस्से के 19 जिले शामिल थे। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पहले फेज में करीब 60.20% वोटिंग दर्ज की गई है। नर्मदा में सबसे ज्यादा 73.02% और पोरबंदर में सबसे कम 53.84% मतदान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें अगली, जहां सुरक्षा में कटौती के बाद अब छिनेगा शिवपाल यादव का क्या बंगला। यूपी सरकार ने उठाया ये कदम, बता दें। मैनपुरी में राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए चाचा भतीजे एक मंच पर जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव की भतीजे अखिलेश से नजदीकी मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती हैं। कारण दोस्तों, हाल ही में शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई, तो अब बारी उनके सरकारी बंगले की भी हो सकती है। दरअसल राज्य संपत्ति विभाग में शिवपाल यादव के बंगला आवंटन की फाइल से धूल हटाकर निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। साथ ही गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ी फाइलों को भी खंगाला जाने लगा है। आप सभी को बता दें कि साल 2018 में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश शासन को शिवपाल यादव की जान का खतरा लगा और उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री मार्ग का 6 नवंबर आलीशान बंगला भी शिवपाल यादव को अलॉट कर दिया गया और यही बंगला प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी बन गया। साल 2018 में से 2022 तक चाचा भतीजे के बीच वाक युद्ध चलता रहा, गिला शिकवा भी होता रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और प्रसपा गठबंधन भी हुआ, लेकिन नतीजे आने के बाद चाचा भतीजे के बीच मान सम्मान को लेकर जुबानी कुश्ती होने लगी दोस्तों। लेकिन लंबे समय से बीमार चल रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद होने वाले संस्कार कार्यक्रमों में चाचा भतीजे के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी और मैनपुरी के उपचुनाव में डिम्पल यादव के मैदान में आते ही चाचा भतीजे एक हो गए। शिवपाल यादव डिम्पल यादव के लिए प्रचार करने लगी। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में 27 नवंबर को सुरक्षा में से कटौती कर दी गई दोस्तों और अब बंगले पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या सुरक्षा में कटौती के बाद शिवपाल यादव से बंगला भी छीन लिया जाएगा? दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी जी ने दिया जवाब, कहा कांग्रेस राम को नहीं मानती। जी हाँ, दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी रैली कर रहे थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात कलोल में जनसभा को संबोधित किया। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस में मुझे गालियां देने की होड़ लगी हुई है, जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी जी की तुलना रावण से की थी। ऐसे में पलटवार करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती है। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि मोदी कुत्ते की मौत मरेगा, दूसरे ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा, एक और कोई बोल रहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद मोदी को मार डालूंगा। कोई रावण कहता है, कोई राक्षस कहता है, कोई कॉकरोच कहता है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के इन बातों का क्या आप दिल से समर्थन करेंगे, बताइएगा जरूर। और आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों उनके इस तरह के उल्टी सीधी बात कांग्रेसियों द्वारा कहने पर, दोस्तों बताइएगा जरूर। और मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां पर क्या पुरानी पेंशन शुरू करने जा रही है बीजेपी सरकार। जी हां, आरएसएस नेताओं ने वित्त मंत्री को क्या क्या शुरू करने की दी सलाह, बता दें। अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्थाओं के कई नेताओं से मुलाकात की है। इस दौरान कई नेताओं ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का सुझाव दिया है। 21 से 28 नवंबर के बीच आयोजित इन बैठकों में संघ से जुड़े नेताओं ने अगले बजट में 51 गौ केंद्रित विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।